बेज थ्योरम ये 18th सेंचुरी में ब्रिटिश मैथमेटिशियन था थॉमस बेज। उसने एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आधार को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला डेवलप किया। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि पहले से कोई हमारे पास किसी परिणाम हमारे पास है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति के कारण से हमें अगर उस परिणाम को रिवाइज़ करना पड़े तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप घर से बाहर निकले और आप रात्रि के अंदर ना आपके पास टॉर्च है ना छाता है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही आपने देखा कि बादल हो रहे हैं और बिजली गड़गड़ा रही है, तो आपने तुरंत अपना डिसीजन चेंज किया और जाके छाता और टॉर्च लेकर आए। तो अब इस बदली हुई परिस्थिति के अंदर आप घर से बाहर निकलने पर उस छाते का प्रयोग, टॉर्च का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, जैसी भी परिस्थिति हो। इसको आप कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। या आपने जैसे ताश में से एक पत्ता खींचा, अब लाल पत्ते होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 26/52 है, क्योंकि ताश के अंदर गड्डी में 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं। अगर आपने उस पत्ते को वापस उस ताश की गड्डी में मिला दिया तो दूसरे लाल पत्ते की जो प्रोबेबिलिटी है वो 26/52 होगी। लेकिन अगर आपने उस पत्ते को वापस गड्डी में नहीं मिलाया तो दूसरे लाल पत्ते की जो प्रोबेबिलिटी है वो अब 26/52 नहीं होगी, लेकिन 25/52, क्योंकि ये पत्ता आपने निकाल लिया। तो इसको आप कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द लाइक्लीहुड ऑफ एन आउटकम अकरिंग बेस्ड ऑन ए प्रीवियस आउटकम अकरिंग। यानी कि कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी परिणाम के होने की या सफलता होने की उस संभावना को व्यक्त करता है जो पहले से कोई आया हुआ परिणाम है। यह इट प्रोवाइड्स ए वे टू रिवाइज एग्जिस्टिंग प्रेडिक्शंस और थ्योरीज। ये आपकी जो वर्तमान में जो आपकी भविष्यवाणियाँ हैं या आपके जो सिद्धांत हैं उसको रिवाइज़ करने में या अपडेट करने में आपकी वो मदद करता है। जैसे बेज ने उसके लिए फार्मूला दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, यानी कि B के दिए जाने की स्थिति में A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, A इंटरसेक्शन B, यानी कि इन दोनों में से जो हिस्सा कॉमन नहीं है, डिवाइडेड बाई PB। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि A की प्रोबेबिलिटी को गुणा करेंगे आप B की प्रोबेबिलिटी जब A दिया गया हो। इसको इसी एग्जांपल से इसने प्रस्तुत किया कि आप बिना छतरी और टॉर्च के घर से बाहर निकले और आपको बाहर निकलने पर कुछ वर्षा का होने की संभावना दिखी, तो आप वापस जो घर के अंदर जाकर टॉर्च और छतरी लेकर आए। तो इस प्रकार से घटना के संबंधित नवीन सूचना उपलब्ध होने पर पूर्व प्रायिकता में आपने आवश्यक सुधार किया और विवेकपूर्ण निर्णय लेने से जोखिम के तत्व को आपने कम कर दिया। बेसिकली बेज थ्योरम का जो उपयोग है वो बीमा कंपनियों के द्वारा या फाइनेंस सेक्टर के द्वारा किया जाता है, जहाँ रेट ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क को आप यूज़ करते हैं। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया गया कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर अपॉइंट करना है। वो 3 लोग हो सकते हैं, एक पॉलिटिशियन, एक रिटायर्ड IAS और एक एजुकेशनिस्ट। एक पॉलिटिशियन के वाइस चांसलर होने की जो संभावना है वो 35% है, रिटायर्ड IAS की संभावना 25% है और एक एजुकेशनिस्ट के वाइस चांसलर बनाए जाने की संभावना 40% है। और इन तीनों के अगर वाइस चांसलर नियुक्त किया जाता है तो ये रिसर्च को मोटिवेट करने में, प्रमोट करने में इनकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो एक पॉलिटिशियन की 0.4 होगी, एक रिटायर्ड IAS की 0.8 होगी और एक एजुकेशनिस्ट की 0.9% होगी। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रिसर्च विल बी प्रमोटेड बाय द न्यू वाइस चांसलर, कि इसमें से कि नए कुलपति द्वारा शोध कार्य का संपादन किया जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जबकि यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पॉलिटिशियन को A1 माने, एक रिटायर्ड IAS को A2 माने और एक एजुकेशनिस्ट को A3 माने। और जो प्रमोशन को रिसर्च
कटने होने की घटना है, इसको अगर हम बी मान लें तो यानी कि पॉलिटिशियन A1 है, रिटायर्ड IAS A2 है और एजुकेशनल A3 है। ये 3 अलग अलग लोग हैं। तीनों के द्वारा जो रिसर्च मोटिवेट की जानी है, तो रिसर्च मोटिवेशन को हमने एक अलग घटना मान लिया, वो बी है। तो पॉलिटिशियन के द्वारा रिसर्च मोटिवेट करने की संभावना 0.4 है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो राजनीतिज्ञ होगा तो उसके द्वारा जो है शोर संवर्धन जो है की संभावना क्या रहेगी, यानी 0.4। इसी प्रकार से एक रिटायर्ड IAS के द्वारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है रिसर्च प्रमोशन की, वो 0.8 होगी और एक एजुकेशनिस्ट के द्वारा 0.9 होगी। ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसलिए जो पॉलिटिशियन है और रिसर्च प्रमोशन है, तो इन दोनों की जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी, रिसर्च हमारे को प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4 और उसके वाइस चांसलर अपॉइंट करने किए जाने की संभावना दे रखी है हमको 0.35। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 0.140 होगा। इसी प्रकार से एक IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिसर्च प्रमोशन की जो प्रोबेबिलिटी इन दोनों का गुणा होगा, 0.25 इंटू 0.8, ये 0.20 होगा। और इसी प्रकार से एक शिक्षाविद और उसके द्वारा रिसर्च प्रमोशन की जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, वो इन दोनों का गुणा होगा, 0.4 और 0.30। तो ये तीनों की जब हमने संयुक्त प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया, तो अब एक नए वाइस चांसलर के द्वारा रिसर्च प्रमोशन किए जाने की संभावना क्या होगी, उसको हम तीनों को अगर जोड़ लें तो वो 0.7 आती है। तो इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लिया कि एक कंपनी के 3 प्लांट हैं, तीनों प्लांट मिलकर 8000 बाइक्स बनाते हैं पर मंथ, जिसमें से एक प्लांट 4000 बाइक्स बनाता है पर मंथ, दूसरा प्लांट 3000 बाइक्स बनाता है और तीसरा प्लांट 1000 बाइक्स बनाता है। पहले प्लांट के अंदर आउट ऑफ 100 बाइक्स 85 बाइक्स जो है स्टैंडर्ड होती हैं, यानी उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। दूसरे प्लांट में 65 बाइक्स स्टैंडर्ड होती हैं, जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। और तीसरे प्लांट में 60 बाइक्स स्टैंडर्ड होती हैं, जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इन तीनों प्लांट्स में से अगर रेंडमली एक एक बाइक सेलेक्ट की जाए तो वो स्टैंडर्ड क्वालिटी होने की क्या उसमें संभावना होगी। तो हम तीनों प्लांट्स को A1, A2, A3 देते हैं और स्टैंडर्ड बाइक क्वालिटी को हम B मानते हैं। हर प्लांट का प्रोडक्शन पहले में 4000 है, दूसरे में 3000 है, तीसरे में 1000 है, टोटल 8000 प्लांट है। और ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि प्लांट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यानी कि टोटल बाइक्स में 4000 पर प्लांट करता है एक नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5। दूसरे प्लांट की प्रोबेबिलिटी क्या है प्रोडक्शन की, 3000/8000 यानी 0.35। और तीसरे प्लांट की जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो 0.125, 1000 डिवाइडेड बाई 8000। इन तीनों को जोड़ लें तो 1 आ जाता है। अब ये कहते हैं कि पहले प्लांट में 100 में से 85 बाइक्स, 100 में से 85 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है कि 100 में से 85 बाइक यानी 0.85, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसी प्रकार सेकंड प्लांट में 100 में से 65 बाइक स्टैंडर्ड की यानी 0.65, और तीसरे में जहाँ 60 बाइक 100 में से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन की होती हैं, ये हमारे को दे रखा है। जब इनकी हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ए प्लांट की जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 0.5 यानी प्रायर इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 0.85 है, और जब इसकी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.85 है 100 में से 85, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा होगा आपस में 0.425। और जब हम इसकी पोस्टीरियर यानी बाद वाली का पॉसिबिलिटी निकालते हैं तो इन दोनों को डिवाइडेड बाई इन तीनों का जोड़ 0.745 आया, इसको डिवाइड करते हैं 0.5 आता है। ऐसे ही सेकंड प्लांट के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी 0.375 है,
स्टैंडर्ड बाइक का प्रोबेबिलिटी 0.65 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 0.243 आता है। ऐसे ही तीसरे प्लांट में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और स्टैंडर्ड बाइक की प्रोबेबिलिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी आती है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी के आधार पर इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये 0.745 आती है और इन तीनों के आधार पर जो आउटकम है, आउटकम का मतलब कि जॉइंट जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिवाइड करते हैं इन दोनों प्रोबेबिलिटी को, तो ये रिज़ल्ट आया 0.575, 0.32 और 0.101। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1000 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर प्लांट के अंदर एक स्टैंडर्ड बाइक के प्रोडक्शन की संभावना 57% है, यानी 0.57 यानी 57%। सेकंड नंबर प्लांट के अंदर एक बाइक के स्टैंडर्ड क्वालिटी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 32% है और तीसरे नंबर प्लांट के अंदर एक स्टैंडर्ड बाइक के प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी 10% है।